मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वृत्तयोः पंचतयोः कृष्टा अकृष्टाः। कौन से वो प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये पांच वृत्ति। नंबर 1 लिखो, प्रमाण वृत्ति 1, विपर्यय वृत्ति 2, विकल्प वृत्ति 3, निद्रा वृत्ति 4, स्मृति वृत्ति 5। 5 वृत्तियां हो गया। अब उसमें प्रमाण 1, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। क्या? प्रमाणानि कानि। प्रमाण वृत्ति बोली है ना, तो प्रमाण कौन से हैं? 3 प्रमाण, 4 प्रमाण नहीं, उपमान नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, 3 प्रमाण। इनके कितने प्रमाण है? 3 प्रमाण है। प्रत्यक्ष आगमाः प्रमाणानि। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात् तद्विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। क्या कहा? इंद्रिय प्रमाण प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति क्या है? प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिय प्रणालिकयाः चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात् तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति। क्या पाठ करायचं काय? प्रत्यक्ष प्रमाणम किम इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात् तद विषया सामान्य विशेषणात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। बराबर है। इंद्रिय प्रणाली के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बाहर चित्त मतलब अंतःकरण है ना, बाह्य वस्तु उपरागात, बाह्य वस्तु से रंग जाती है। मतलब इंद्रिय बाह्य वस्तु आकार, अंतःकरण इंद्रिय में बाहर जाकर के बाह्य वस्तु से घिर जाती है। मतलब बाह्य वस्तु को, बाह्य वस्तु का रंग अंतःकरण वृत्ति को चढ़ जाता है। उसको कह रहे बाह्य वस्तु उपरागात। क्या क्या? चित्त से बाह्य वस्तु उपरागात। मगर बाह्य वस्तु को उपराग किससे होगा? इंद्रिय प्रणाली द्वारा। किससे? इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागा। चित्त का बाह्य वस्तु, चित्त बाह्य वस्तु से रंग जाने पर तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, सामान्य जाति वाला और विशेष वाला जो अर्थ है, सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना। अवधारण मतलब निश्चय प्रधाना, उसका विशेष निश्चय करनारी वृत्ति क्या कहेंगे? प्रत्यक्षम प्रमाण। ऐसा ही कंठ करना पड़ेगा।
समझने की क्या, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा चित्त बाह्य वस्तु से रंग जाता है। उस रंग जाने पर उस चित्त को विषय करने वाली साधारण विशेषमात्मनो, सामान्य जाति और विशेष रूप अर्थ की विशेष अवधान प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम, यही उसका लक्षण है। बोलो फिर से, इंद्रिय प्रणाली का चित्त से बाह्य वस्तु पर आघात तद विषय विशेषात्मनो अर्थ से विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अब ये वृत्ति का फल क्या होगा? वृत्ति का फल क्या होगा? ज्ञान होना, पुरुष को ज्ञान होना ना। क्या? पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, पुरुष गत, पौरुषेय का अर्थ क्या है? पुरुषगत, पुरुषगत वृत्ति बोध, पुरुष में जो क्या पुरुष संबंधी वृत्ति को बोध होना, ये क्या है? फल विशिष्ट। फल क्या है? अविशिष्ट। फलम क्या है? अविशिष्ट पौरुषेय। अविशिष्ट मतलब चित्त के अनुरूप होने वाला पुरुष। चित्त जिस रंग से रंग गया है उससे समान रूप वाला, विशिष्ट नहीं, अविशिष्ट। अविशिष्ट पौरुषेय, पुरुषगत चित्त वृत्ति का बोध, चित्त वृत्ति संबंधी बोध, इसको क्या कहते हैं? फलम। मतलब क्या हो गया? जब वृत्ति बाहर गई, विशिष्ट आकार वाली बन गई, तो उसके साथ पौरुषीय बोध, चैतन्य का आभास भी गया कि नहीं गया? वो भी इस आकार का हो गया ना। और ज्ञान क्या हो गया? घट वर्णी, ये ज्ञान हुआ ना। तो उसको सांख्य वाली कैसी भाषा बोलेंगे? अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध। हाँ, तो अविशिष्ट पुरुषेय पौरुषेय बोध मतलब पुरुषगत लिखो। शंका आ जाते, पुरुषवर्ती बोध कथम चित्तगताया वृत्ते है फलम, चित्त में होने वाले वृत्ति का फल कैसा होगा, है ना। लिखो, यहां लिखो बुद्धि, बुद्धि लिखो, वहां भी चिन्ह करके 2 बाण लिखो। एक में वृत्ति लिखो, एक में फल लिखो। कैसा करेंगे? नीचे क्या लिखे? बुद्धि, बुद्धि को भी आकार का 2 निष्ठा निकालो। इधर लिखो वृत्ति, इधर लिखो फल, दोनों को ऐसे ऊपर से गोल से जोड़ दो, समानाधिकरण हो गया। बुद्धि मतलब अंतकरण, अंतकरण की वृत्ति, और फल उसमें मतलब चैतन्य बोध। फल भी उसमें बुद्धि में ही रहेगा। फल का अर्थ क्या बोल दिया है? अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध। अब तो पुरुष को बोध होगा ना, पुरुषवर्ती बोध होगा ना, चैतन्य को बोध होगा ना, वो चित्तगतया वृत्ते फलम कथम, चित्त में होने वाली वृत्ति, इस वृत्ति का फल कैसा? उसके लिए उदाहरण दे रहा है। खदीर में व्यापार किस में हो गया है? चित्त में, है ना। और फल किस में है? बोध किस में है? पुरुष में बोध है। वो पुरुष का बोध चित्तवृत्ति में कैसा रहेगा, है ना। क्या कहा है? अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध। पौरुषेय मतलब पुरुषगत, अविशिष्ट मतलब चित्त से प्रतिसंवेदी, चित्त जैसा रंग रहा है वैसा ही रंगने वाला कौन है?
पौरुषेय है ना, पुरुषगत चित्त वृत्ति का बोध, वो कैसा है देखो। पुरुष में जो बोध है वो उत्पन्न नहीं होता है ना, पुरुष में बोध जन्य नहीं होता। चैतन्य पुरुष तो चैतन्य स्वाभाविक चैतन्य है, तो फिर क्या होता है, यही है, ये पुरुष है, ये कौन है, और ये कौन है, बुद्धि। ये बुद्धि चैतन्य का प्रतिबिंब किस में पड़ा, बुद्धि में पड़ा, बराबर है ना। और व्यापार किस में हो गया, अंतःकरण में, बुद्धि में, अंतःकरण में व्यापार हो गया ना, है ना। विषय कहाँ है, बाहर है, विषयाकारा बुद्धि बन गई, उस बुद्धि में कौन पड़ गया, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया, है ना। तो विषयाकारा बुद्धि होगी और प्रतिबिंब को क्या हो गया, बोध हो गया, ऐसा लगता है। क्या कहता है, पुरुष को बोध हुआ ऐसा लगता है, वास्तविक पुरुष के प्रतिबिंब को बोध हो गया। वो पुरुष का प्रतिबिंब कहाँ होता है, बुद्धि में ही होता है। बुद्धि का या आकार पुरुष का प्रतिबिंब रूप, और बुद्धि का आकार वृत्ति। बुद्धि ही कैसी बन गई, देखो ये बुद्धि है ना, इधर जा करके क्या हो गया, विषयाकार इसमें आ गया, है ना। और ये पुरुष है, पुरुष का प्रतिबिंब भी इसमें ही पड़ गया, समझ में आया। विषय आकार कौन बन गया, ये बुद्धि वृत्ति ही बन गई, है ना। और पुरुष का प्रतिबिंब ही किसमें, बुद्धि वृत्ति में ही हो गया, है ना। और पुरुष का प्रतिबिंब ये बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट हो गया, क्या हो गया, है ना, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना, आकार बता दिया ना। बुद्धि अंतःकरण लिखो नीचे, उसमें वृत्ति है और फल भी उसमें ही है। फल का अर्थ क्या है, अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध। पौरुष कैसा होगा, पुरुषगत बोध कैसा हो जाएगा, चित्त में वृत्ति है, चित्त विषयाकार रंगा हुआ है, वो बोध पुरुष को कैसा हो जाएगा, पुरुष तो भिन्न है ना, नहीं पुरुष को नहीं होता है, पुरुष के प्रतिबिंब को होता है। बुद्धि में पड़े हुए पुरुष के प्रतिबिंब को बोध होता है, पुरुष को बोध नहीं होता है, पुरुष अलग होता है ना। मगर पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और बुद्धि बाह्याकारा से रंगी कि नहीं रंगी, बुद्धि बाह्याकारा से रंग गई, उसमें कौन पड़ गया, प्रतिबिंब पड़ गया। तो प्रतिबिंब भी उसी आकार वाला दिखाई दिया कि नहीं, उसको अविशिष्ट पौरुषीय बोध चित्त वृत्ति बोध क्या कहा है। फलम फलम को अलग करो, कोष्टक में लिखो, अविशिष्ट क्या है, पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, इसको कौंस में करो, इसको करो, अविशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, पुरुषगत चित्त वृत्ति का बोध। अविशिष्ट मतलब बाह्य आकार से अविशिष्ट, समान, बाह्य आकार जैसा, बाह्य विषय का आकार जैसा। पुरुषगत, पुरुषगत मतलब पुरुष में नहीं होगा, पुरुष के प्रतिबिंब में, ऐसा लिखो ऊपर। पौरुषेय मतलब पुरुष प्रतिबिंब गत, चित्त वृत्ति का क्या हो गया, बोध, है ना। पुरुष तो क्या होता है, प्रति संवेदी पुरुष, पुरुष तो कैसा होता है, बुद्धि के अनुरूप चलता है, नाचता है, कूदता है ना। प्रति संवेदी मतलब
बुद्धि के अनुरूप। बुद्धि के अनुरूप कौन होगा? पुरुष नहीं होगा। पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब होता है, ये ध्यान में रखो, बार बार ध्यान में रखो। पुरुष कुछ नहीं करता, पुरुष अलग ही रहता है। पुरुष में पड़ा हुआ, बुद्धि में पड़ा हुआ पुरुष का जो प्रतिबिंब है वही बुद्धि जैसी होगी। जैसा बुद्धि ऊपर नीचे हो गया तो प्रतिबिंब भी गिरता है कि नहीं? सूर्य का प्रतिबिंब देखा कि नहीं देखा? लहरें आई तो फिर प्रतिबिंब भी हिलने लगता है कि नहीं लगता है? वैसे ही अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध फलम, है ना। और पुरुष क्या? पुरुष मतलब प्रतिसंवेदी होता है, ये तो आगे हम कहेंगे। क्या प्रतिसंवेदी पुरुष उपरिष्टात उपपाद ईश्याम, आगे हम क्या करेंगे? पुरुष प्रतिसंवेदी है, ये हम बता देंगे आपको। प्रतिसंवेदी मतलब संवेदना प्रति, बाहर जो बुद्धि को जो संवेदना होती है उसके अनुरूप ही संवेदना होने वाला पुरुष होता है। प्रतिसंवेदी पुरुष, पुरुष कैसे होता है? बहु बुद्धि के अनुकूल चलने वाला होता है, ये तो हम आगे बता देंगे। उपरिष्टाद उपरिश्याम। अब अनुमेय तुल्य जाति अनुम, अब ये हमको जैसा बताया वैसा ही कंठ करना पड़ेगा, है ना। उन्होंने ऐसे क्लिष्ट व्याख्या की है तो उसी प्रकार से ऐवन ड्रिल किया तो ऐवन ड्रिल के ही हमको कहे। अभी इसका अर्थ क्या है पूछे तो नहीं बता सकते ना। अनुमेय से तुल्य जातेषु अनुवृत्तो, अनुमेय कौन बननी है? तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृतः संबंधो यस तद विषय सामान्य अवधारण प्रधान वृत्तिर अनुमानम। क्या कहा? अनुमेय पदार्थ जो वन्य तुल्य जातीयेषु अन्य जातीयेषु अनुवृत्त, तुल्य जातीय मतलब भिन्न जाति से व्यावृत्त और समान जाति में अनुवृत्त जो संबंध है ना। संबंधो मतलब लिंग, लिंग संबंधो। यस तद विषय सामान्य अवधारण मतलब यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बनी, ये संबंध है ना। मतलब व्याप्ति, क्या संबंध? ये तो बता ना, तर्कब हुआ है ना अपना, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बनी, ये जो व्याप्ति है ना। ये तो पर्वत में भी बनी रहेगा और महानस में भी, महानस मतलब स्वयंपाक घर में भी बनी रहेगा, चौराहे पर भी बनी रहेगा, वहां भी क्या रहेगा? धूम रहेगा। जहां जहां धूम रहेगा वहां वहां बनी रहेगा। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्त संबंधो यस तद विषय सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति अनुमानम। अनुमेय जो वन्य पदार्थ है उसका तुल्य जातीय से पर्वत में होने वाला वन्य, महानस में होने वाला, चौराहे पर होने वाला, उसमें अनुवृत्त रहेगा। भिन्न जातियों में भिन्न जातियों से व्यावृत्त रहेगा। मतलब
देखो ये व्याप्ति कैसी होती, जहां जहां धूम वहां वहां बनी रहेगा, है ना। अब चौराहे पर धूम रहेगा, बनी रहेगा। हाँ। महानस में धूम रहेगा, बनी रहेगा। पर्वत में धूम रहेगा, बनी रहेगा, है ना। और वन में धूम रहेगा, बनी रहेगा, बराबर है ना। ये संबंध किसका, अनुमेय पदार्थ का संबंध है ना। समान जातियों में क्या होगा, अनुवृत्त, समझ में आया। तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त, और भिन्न जातीय कौन है, भिन्न जातीय कौन है, महारथ है ना। महारथ में रहेगा क्या, धूम रहेगा नहीं, तो वहां वन्य भी नहीं रहेगा, ये समझ में आएगा। धूम भी नहीं रहेगा, वन्य भी नहीं रहेगा। समान जातीय कौन, लिखो, महानस, पर्वत, वन, चत्वारः, चौराहा, ये समान जातीय है। और भिन्न जातीय क्या, महारथ, कूपः, तडागः, समुद्रः, ये समझ में आया। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त, तुल्य जातीय पदार्थ मतलब कौन से, महानस, पर्वत, वन, स्वयंपाक घर, ये पदार्थ जहां जहां धूम होगा वहां वहां ये अनुवृत्त रहेगा, या संबंध। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त, भिन्न जातियों व्यावृत्त। महारथ ऊपर लिखा, उसमें व्यावृत्त संबंधो, यस, तद विषया, उसको विषय करने वाले, सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमान। उसके बारे में सामान्य पर्वत में क्या होगा, पर्वतीय वन्य का ज्ञान नहीं होगा, वन्य रूप, वन्यत्ववान वन्य, ऐसा ज्ञान होगा। विशिष्ट वन्य का ज्ञान नहीं होगा। वन्यत्ववान वन्य, पर्वतो वन्यमान, है ना। वन्यत्ववान वन्य, सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति ही अनुमान, सब बता दिया है। अनुमेय कौन, वन्य, उसकी तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो, मतलब महानस आदि, इसमें धूम से लिंग से होने वाला संबंध। भिन्न जातियों व्यावृत है, यो संबंध है। तद विषय, उस संबंध के विषय में जो सामान्य रूप से अवधारणा होती है, निश्चय होता है। पर्वतो वन्यमान, सामान्य रूप से निश्चय हो गया। तत् प्रधानावृत्ति अनुमान, पाठ करावा लागेल। कसं, अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो, भिन्न जातीयों व्यावृत्त संबंध, यस तद विषया सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमान। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो, भिन्न जातीयों व्यावृत्त संबंध, यह संबंध तद विषय सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमान हो गया। आगे चलो, यथा उदाहरण दे रहे, व्याप्ति बता रहे, अनुमान बता रहे। देशांतर प्राप्ति है, ये हेतु है ना। चंद्र तारकम गतिमत, है ना। तो ऊपर लिखो, चंद्र तारकम गतिमत, देशांतर प्राप्ति है चैत्रवत, ये अनुमान हो गया है।
लिखा, अपने को समझने के लिए लिखा। कैसा? चंद्र तारकम गतिमत हेतु क्या? देशांतर प्राप्त है। उदाहरण क्या? चैत्रवत। बराबर है ना? मिल गया ना? क्या? चंद्र तारकम गतिमत। चंद्र तारका, चंद्र और तारका ये गति वाले हैं। क्यों गति वाले हैं? दूसरे देश को प्राप्ति होती है। कैसे? चंद्र चैत्रवत, चैत्र दूसरे देश को प्राप्त हो गया, आड़स को चला गया, तो गतिमत है ना। उसी तरह चंद्र और तारक क्या करता है? गतिमत है, क्योंकि दूसरे देश को प्राप्त होते हैं, है ना। आज हम इधर देखे ना, हाँ, वहां तारका देखे। आज बराबर के दक्षिण भाग में देखा वो तारा, है ना। कल देखेंगे तो नीचे आया हुआ दिखाई देगा, है ना। परसों और देखेंगे तो और नीचे आया हुआ, और देखेंगे तो और नीचे होगा। इससे क्या हो जाएगा? देशांतर प्राप्ति होगी। देशांतर, देशांतर मतलब अन्यो देश देशांतर। लिखो, अन्यो देश देशांतर। देशांतर प्राप्ति ये क्या है? हेतु है। देशांतर प्राप्ति ये क्या है? हेतु है। और अनुमान क्या? चंद्र तारकम गतिमत, है ना। साध्य क्या है? गतिमतवम। पक्ष क्या है? चंद्र तारकम। हेतु क्या है? देशांतर। लिखो, देशांतर, देशांतर प्राप्त है, हे लिखो। गतिमत साध्य लिखो, चंद्र तारकम प लिखो, पक्ष लिखो, और चैत्रवद उदाहरण लिखो। समझ में आया? तो अनुमान कैसा? चंद्र तारकम गतिमत देशांतर प्राप्त है चैत्रवत। और विंध्य अगति है, क्या है? लिखो, विंध्य से अगति है, अप्राप्तर, है ना। दोनों हो गया ना। विंध्य क्या है? अगति है। देखो ऊपर लिखो, विंध्य अगति ही, देशांतर अप्राप्त है। विंध्य तो गति वाला नहीं है, क्यों? देशांतर को प्राप्त नहीं होता। दोनों बता दिया ना, समझ में आया ना। अनुमान कैसा है? चंद्र तारकम गतिमत देशांतर प्राप्त चैत्रवत। विंध्य अगति ही, देशांतर अप्राप्त है, हिमवत। हो गया। ये अनुमान की बात भी हो गया। आप्तेन दृष्टो अनुमितो च अर्थ परत्र स्वबोध संक्रांत शब्देन उपदिश्यते। क्या? आप्तेन दृष्टो देखा हुआ, अनुमान किया हुआ अर्थ परत्र अपना बोध संक्रांत करने के लिए शब्देन उपदिश्यते। शब्दात तद अर्थ विषयावृत्ति। ये क्या? श्रोतु आगम, है ना। क्या? आपते न दृष्टो अनुमितो अर्थ परत्र स्वबोध संक्रांत शब्देन उपदिश्यते। शब्दात तद अर्थ विषयावृत्ति श्रोतुर आगम। आगम क्या? शब्दात, शब्दात शब्द से उसके अर्थ विषय की अंतःकरण की वृत्ति होना, उसको क्या कहते हैं? श्रोतु का आगम कहते हैं, है ना। आगम का लक्षण क्या है? शब्दात तद अर्थ विषयावृत्ति श्रोतुर आगम। अब शब्द क्या है? दृष्टो अनुमितो अर्थ परत स्वबोध संक्रांते शब्दे न उपदिश्यते।
बराबर है ना। इसका इसका लक्षण क्या बता दिया, आगम का लक्षण क्या बताया, शब्दा तदर्थ विषयावृत्ति श्रोतु आगम, शब्दा तदर्थ विषयावृत्ति ही श्रोतुर आगम, शब्दा तदर्थ विषयावृत्ति ही श्रोतुर आगम। अब शब्द क्या है, आप्तेन दृष्टो अनुमितो अर्थ परत्र स्वबोध संक्रांत ये शब्देन उपदिश्यते। हो गया। यस्य अश्रद्धेय अर्थो वक्ता न दृष्ट अनुमितार्थ, न दृष्ट अनुमितार्थ, स आगम प्लवते उड़ जाता है, प्लवते मतलब उड़ जाता है। जिसका अश्रद्धेय अर्थ है एक, और दृष्टा न दृष्ट अनुमितार्थ वक्ता, वक्ता कैसा है, दृष्ट अनुमितार्थ वक्ता न, और यश अश्रद्धेय अर्थ जिसका 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 अर्थ अश्रद्धेय होगा और वक्ता दुष्ट अनुमितार्थ नहीं होगा, स आगम प्लवते, स आगम उड़ जाता है, प्रमाण नहीं रहता है। क्या हो गया ना। हाँ, दुष्ट अनुमितार्थ वक्ता कैसा होना चाहिए, दुष्टो अनुमितो अर्थ ये न स वक्ता दुष्ट अनुमितार्थ है ना। देखो, दुष्टो अनुमित अर्थो ये न स वक्ता दुष्ट अनुमितार्थ, वो वक्ता कैसा होगा, दृष्ट अनुमितार्थ होगा। और जिसका अर्थ अश्रद्धेय होगा, जिसके अर्थ में श्रद्धा जनक नहीं होगा, है ना, वो आगम क्या हो गया, प्लवते उड़ जाता है, उसको कोई नहीं मानता, अप्रमाण भवति, प्लवते मतलब अप्रमाण भवति। मूल वक्तरितु दृष्ट अनुमितार्थे निर्विप्लव स्यात्, विप्लव का अर्थ है प्रमाण बाद, नितराम विप्लव प्रमाण बाद, न प्रमाण बाद। निर्विप्लव, विप्लव मतलब प्रमाण बाद, निर्विप्लव मतलब प्रमाण बाद से अभाव। देखो, निर्विप्लव का अर्थ क्या, प्रमाण बाद से अभाव। तो मूल वक्तरी मतलब भगवती। देखो, मूल वक्तरी या ऋषि भगवती, वेदे और ऋषि मनुष्य, मूल वक्तरी लिखो। दुष्ट अनुमितार्थे निर्विप्लव स्यात्, निर्विप्लव। इसके लिए कारिका बता दिया, यह कश्चित कस्यचित विमर्श कस्यचित धर्म, यह कश्चित
कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तित, मनु ने कहा गया है, स्व सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञान मनो ही स, तो सब वेद में अभिहित है, वो सब में वेद में क्या है, अभिहित है। सर्वज्ञान मनो ही स, वो सर्वज्ञानमय ही है, सर्वज्ञानमय ही है वो, है ना। ये उदाहरण दे दिया, प्रमाण दे दिया उसको, हो गया। मूल वक्तरितु दृष्टांत अनुमितार्थे निर्विप्लव स्यात् प्रमाण से अबाध स्यात्। मूल वक्तरी मतलब मनु, मनवादी ऋषि, मुनि, वेद, भगवान, इसमें दृष्ट अनुमितार्थ, दृष्ट अथवा अनुमान किए हुए अर्थ में प्रमाण का बाद नहीं होता है, वो सब प्रमाण होते हैं। अब विपर्य बता रहे, विपर्य क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञान अतद रूप प्रतिष्ठम, विपर्य ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है, वो स्वरूप में जो वास्तव में नहीं होता है, अतद रूप प्रतिष्ठम, क्या विपर्य मिथ्या ज्ञानम, विपर्य का अर्थ बता दिया, मिथ्या नाम है ना, उसका ही अर्थ बताए, अतद रूप प्रतिष्ठम, तद्रूप उसका जो रूप है उससे भिन्न में होने वाला है ना। मतलब आपको सर्प दिख रहा है ना, सर्प दिख रहा है, तो रज्जु का रूप जो है वो तद्रूप है ना, उससे भिन्न अतद रूप, अतद रूप में प्रतिष्ठ सर्प है ना, वहां कौन है? तद्रूप कौन है? रज्जु। उससे भिन्न कौन है? अतद रूप कौन है? सर्प। तो सर्प में जो प्रतिष्ठ है ये मिथ्या ज्ञान, विपर्य, उसको क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञानम। ये देखो विपर्य, ये क्या है? लक्ष्य पदार्थ है, क्या है? लिया लक्ष्य, उसका लक्षण क्या? मिथ्या ज्ञानम। पुस्तक में लिखो, ये लक्षण है। हो गया। विपर्य में संशय का भी संग्रह हो गया। देखो विपर्य में संशय को भी ग्रहण करो, लिखो यहां। हो गया। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठा, जो वहां है वो नहीं दिखता है, उसके विपरीत दिखाई देता है। वहां कौन है? रज्जु है, रज्जु नहीं दिखा देता है, सर्प दिखाई देता है, उसको अतद रूप प्रतिष्ठा है ना। शुक्ति है, शुक्ति नहीं दिखा देता, रजत दिखाई देता है, उसको विपर्य कहते है ना। विपर्य का लक्षण क्या? मिथ्या ज्ञानम। वो कैसा है? स्वरूप, उसका स्वरूप क्या है? अतद रूप प्रतिष्ठम। हो गया। वो स्वकस्मान, प्रमाण वृत्ति अलग है ना, प्रत्यक्ष अनुमान, प्रमाण विपर्य विकल्प अनिद्रास्पतय वृत्तय बताया दिया ना, वो प्रमाण नहीं बताया।
है ना। स कस्मान न प्रमाणम, वो विपर्य जो तो यथ प्रमाणे न बाध्यते, है ना। ऊपर लिखो एक इदम रजतम, ये तुमको क्या हो गया, ज्ञान हुआ ना। उस ज्ञान का बाद हो गया ना, नीचे दो लिखो, नेदम रजतम शुक्तिरियम, बाद हुआ ना। इसलिए प्रमाण नहीं है ना। स कस्मान न प्रमाणम, प्रश्न चिन्ह, यथ प्रमाणे न बाध्यते, क्योंकि प्रमाण से बाधित होता है। बराबर है। क्यों क्यों प्रमाण कैसा होता है, भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। देखो, प्रमाण भूतार्थ विषयक होता है। भूतार्थ मतलब वास्तविक अर्थ। देखो, भूतार्थ के ऊपर लिखो वास्तविक, वास्तव। भूतार्थ प्रमाण, प्रमाण से भूतार्थ विषयत्वात् है। ये विपर्य है ना प्रमाणम, यथ प्रमाणे न बाध्यते, प्रमाण से बाधित होता है। तो प्रमाण क्या है, भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य। अप्रमाण क्या है, प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणम, अप्रमाण का लक्षण बता दिया। बराबर है ना। प्रमाणेन बाधनम अप्रमाणम, दुष्टम कैसा, कथम, तद यथा द्विचंद्र दर्शनम, चंद्रो न द्विचंद्र, एक एवं चंद्र, ऐसा ज्ञान होता है कि नहीं। मतलब दिखता है तुमको, द्विचंद्र दिखता है ना, 4-8 चंद्र दिखते हैं अशोक वृक्ष की तरह हमको दिखाई देते हैं, है ना। मगर चंद्र तो एक ही ना। हाँ, शंख न पीता पांडर होता है ना, कामला रोग हो गया तो पीला सब दिखाई देता है कि नहीं। तो शंख तो सफेद होता है, अपना ज्ञान है, और आज पीला दिख रहा है। शंख पीत, शंख पांडर न पीता, निश्चय होता है, मगर दिखाई तो हमको देता है ना, पीला दिखाई देता है ना, मगर निश्चय क्या अपना है, शंख पांडर है वह। द्विचंद्र दर्शनाम सद विषयेण एक चंद्र दर्शन बाध्यते। द्विदर्शनम, दो दर्शन, सद विषय, एक सद विषय कौन, कोटक में लिखो एक चंद्र दर्शन, सद विषय न, सद वस्तु क्या, एक चंद्र है। द्विचंद्र तुमको दिखाई दे रहा है, मगर वास्तव में कौन है, एक चंद्र है। तो द्विचंद्र दर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, उसका बाद होगा कभी एक चंद्र दर्शन है ना बाध्यते इति। वो कैसी है भाई, सायाम अविद्या कितनी होती है, 5 पर्व वाली होती है, 5 प्रकार वाली। पर्व मतलब प्रकार, सायम पंच पर्वा भवती अविद्या, सा अविद्या पंच पर्वा भवती, सा अविद्या पंच पर्वा भवती। बराबर है ना। कैसे, अविद्या 1, अस्मिता 2, राग 3, द्वेष 4, अविनिवेश 5। लिखा ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा क्लेशा, ये क्लेश है। क्लेश कौन से हैं, क्लेशाहा, ये बता दिया है ना। सांख्य तत्व कौमुदी में हो गया ना, या नहीं हो गया है, हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया है।
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेश पंच क्लेशाः, ये हो गया है, यही हम यहाँ आया है क्लेशाः। अतएव सहसौन्याभीष तमो मोह महामोह तामिश्रो अंध तामिश्र इत। तो उसको ये अविद्या को क्या कहा जाता है? तमिद्या, तमा एक, तमो अस्मिता को मोह, और राग को महामोह, और दोष एक तामिश्र को क्या हो कहा जाता है? चौथा अंध तामिश्र, और अभिनिवेश को क्या हो गया? अंध तामिश्र। ये भी बताया है सांख्य में कि नहीं बताया? बताया ना। उनका नाम अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये किसका नाम है? सांख्य ने बताया है ना। और इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ क्या कहा जाएगा? तमा मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, तमा मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, ये यहाँ कहा जाएगा। एते चित्त मल प्रसंगे न अभिभाष्यन्ते, ये तो चित्त मल के प्रसंग से उसका विधान हो जाएगा। क्या? चित्त मल प्रसंगे न अभिभाष्यन्ते, चित्त मल के प्रसंग से इसका विधान हो जाएगा। ये देखो 59 पेज पर लिखा है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशाः। इधर देखो 59 पेज पर, नहीं तुम्हारे में दूसरा अध्याय तीसरा पाठ तीसरा सूत्र, दूसरा पाठ तीसरा सूत्र क्या? मिल गया? हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, द्वेष राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेशा हो गया। एते चित्तमन प्रसंगे न अभिधास्यन्ते, इनको चित्तमल के प्रसंग से हम आगे बताएंगे। हो गया? अब समय हो गया आपका, अब कल बाकी करेंगे। हाँ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ये ज्ञान प्रतिभासी स्वरूपम, जो प्रतिभासी स्वरूप होता है, और तद रूप अप्रतिष्ठम एवं, रज्जु रूप अप्रतिष्ठ, रज्जु रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है, सर्वरूप भासता है ना। उसको क्या कहेंगे? अतद रूप प्रतिष्ठम।